Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Nishtha and I am going to teach you chapter 14 of class 10th science, that is sources of energy. In the last lecture we have started the chapter and almost covered the half of the chapter. So we will continue that chapter in this lecture also and we will try to complete this chapter today. Now the last sources of energy which we have discussed are solar energy, wind energy, hydro energy. ये तीन हमने renewable sources of energy discuss कर लिए थे in the last lecture. Now we are going to start with geothermal energy. उससे पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर recent updates. Do like, comment and share my videos with your friends. Send me any query related to the topic in the comment box. I will reply it. So students, today we are going to start with geothermal energy. Geo means earth, thermal means heat. So geothermal energy क्या होगी? That energy, it is the heat of earth. Earth के नीचे जो heat है उसको हम क्या बोलेंगे? Geothermal energy. And is naturally occurring thermal energy. ये naturally है, हमने इसमें कुछ नहीं किया होता. Found within rock formations and the fluids held within these formations. जब रॉक बनती है तो उसमें बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं. कुछ रॉक जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती है, बाकी की मोल्टन फॉर्म में रहती है ड्यू टू हीट. मैग्मा इज फॉर्म्ड व्हेन हीट मेल्ट्स द रॉक. जो रॉक को मेल्ट कर देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? मैग्मा, जिसको लावा भी बोलते हैं कई. द रॉक्स एंड हॉट गैसेज आर कॉल्ड मैग्मा. द प्लेसेस वेयर मैग्मा गेट्स कलेक्टेड. कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये मैग्मा कलेक्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट्स. हॉट स्पॉट्स ये बहुत नीचे अर्थ के होते हैं, काफ़ी डीप ऑफ द अर्थ. व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दीज हॉट स्पॉट. अब पानी भी है नीचे, जब वो इन हॉट स्पॉट के पास जाता है तो वो क्या होता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बॉयल होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा. तो स्टीम को हम यूज़ कर सकते हैं टू रन द टर्बाइंस. इनडायरेक्टली इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? इट इज़ रीन्यूएबल, क्योंकि ये नेचुरल है, ये एक्सेस में है, होता रहेगा. इनएक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं बनानी. यहाँ पे जो ऑलरेडी अर्थ के नीचे प्रेजेंट है, बस वो स्टीम को लेके हमने टर्बाइन को मानी है और जनरेटर से जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज़ जियोथर्मल. अब हम पढ़ते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं. ओनली अ फ्यू साइट्स आर अवेलेबल फॉर हार्नेसिंग एनर्जी. ये नहीं कि हॉटस्पॉट हर जगह पे है, बहुत फ्यू साइट्स हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं. एंड बहुत कम अवेलेबिलिटी होने के कारण ये हमें एक्सपेंसिव पड़ते हैं. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. अब जियोथर्मल एनर्जी के लिए उसकी डायग्राम या उसकी पिक्चर अगर हम देख लेंगे तो दैट विल बी मोर क्लियर टू यू. लेट अस सी दैट. So in this picture you can see here hot water is formed. कैसे? नीचे मैग्मा प्रेजेंट है, ऊपर वाटर जो होगा गर्म हो जाएगा और गर्म वाटर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में. ये हॉट वाटर कन्वर्ट हो गया स्टीम में, और स्टीम किधर गई? टर्बाइंस और जनरेटर के पास. और जनरेटर ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी. किससे पहुँच की हमारे पास? थ्रू पावर लाइन्स. अब यहाँ से स्टीम आ गई. अब वो स्टीम को दोबारा कूलिंग टावर में डालते हैं और ठंडी हो जाती है और वापस पानी को अंदर डाल देते हैं. तो ये प्रोसेस जो है रीन्यूएबल है. जितना मर्जी पानी स्टीम में कन्वर्ट हो, हम उसको कूल डाउन करके दोबारा से पानी में जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जियोथर्मल पावर प्लांट. नेक्स्ट इज ओशन एनर्जी. ओशन वाटर कैन बी यूज्ड एज अ रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी. कैसे यूज़ करेंगे? उसको तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ ओशन थर्मल एनर्जी. थर्मल आ गया, इट मीन्स हीट, जो ओशन की हीट है उसके. अब कैसे? द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डीपर लेवल्स एंड द सर्फेस. अब क्या होता है? जो सरफेस का वाटर है ओशन का, सन की रेडिएशंस के कारण वो गर्म होता है, पर जो नीचे डीपर चले जाएं हम तो वो पानी ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेडिएशंस नहीं पहुँचती. तो ये टेम्परेचर डिफरेंस को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ ओशन थर्मल एनर्जी. अब कैसे? इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस इज़ मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस देन
ओशन थर्मल एनर्जी कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम द प्लेस। अब अगर 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है टॉप लेयर में और नीचे डीपर लेयर में, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द हॉट वाटर इज़ यूज टू बॉयल लिक्विड विच इज़ वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट बड़ी जल्दी हो जाता है। अब जो हॉट वाटर है उसके पास हम अमोनिया लेके आते हैं, दैट इज़ वोलेटाइल, वो उड़ जाता है। अब वो हॉट वाटर क्या करेगा, अमोनिया को वेपराइज करेगा, एक तरह की स्टीम प्रोड्यूस होगी, किसकी, अमोनिया की, और वो स्टीम को हम रन करते हैं क्या चलाने के लिए, टर्बाइंस, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल्डर वाटर, अब जो नीचे का पानी है बिलो द सरफेस इज़ यूज टू कंडेंस अमोनिया वेपर्स। अमोनिया के वेपर्स जो हैं एक बार ही हमने यूज़ कर लिया, अब दोबारा से उनको यूज़ करने के लिए हमें उनको दोबारा कंडेंस कराना पड़ेगा। सो वी विल कंडेंस इट विद द हेल्प ऑफ कोल्ड वाटर and we will repeat the cycle again and again. So this is ocean thermal energy. Second is ocean tidal energy. Tides क्या होती हैं, जो मून है, मून क्या करता है, मून में ग्रेविटी होती है जिसके कारण वो अर्थ की जो ओशन का वाटर है उसको अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण वो वाटर हाइट पे जाता है फिर नीचे आता है। सो राइज ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून इज रेफर टू एज हाई टाइड एंड इट्स फॉल इज कॉल्ड लो टाइड। जब ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो हाई टाइड, नीचे आएगा तो लो टाइड। द enormous movement of water due to high and low tide provide a large amount of energy known as ocean tidal energy. So जो ऊपर और नीचे जाने वाला वाटर का प्रोसेस है हम उसको यूज़ कर सकते हैं टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी. So this is the ocean tidal energy. When the water runs back to the ocean, the flow of water can be utilized to generate. ऊपर तो चला गया कोई बात नहीं, जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो एक तरह से डैम की तरह ही हो गया, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं टू रन द टर्बाइंस एंड इनडायरेक्टली इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज सी वेव एनर्जी. सो वेव्स जो लहरें होती हैं समुद्र में उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. The energy obtained from the high-speed sea waves is referred to as sea wave energy. High-speed sea waves have a lot of kinetic energy associated with them. अब लहरों में बहुत एनर्जी होती है क्योंकि बहुत स्पीड से वो आती है और उनको हम डायनमो डिराइव करने में कन्वर्ट कर सकते हैं. और वो डायनमो का काम क्या होता है, कनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इनडायरेक्टली हम जनरेटर ही यूज़ कर रहे हैं. So these are the three types of ocean energy. First is ocean thermal energy, second is ocean tidal energy and third is ocean waves energy or sea wave energy. So इनकी हम पिक्चर्स देखते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो सके तो कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है. So in this picture you can see कि यहाँ पे वेव्स जो हैं कितनी हाई स्पीड से एक से दूसरी तरफ जा रही हैं. तो यहाँ पे हमने टर्बाइन लगाई ताकि ये टर्बाइन क्या करे, इस वेव एनर्जी को कन्वर्ट कर ले और किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इनको जनरेटर के साथ कनेक्ट किया जाता है. सो दिस इज़ वन पिक्चर. सेकंड, इसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी. अब टाइडल कैसे, ऊपर गया पानी फिर नीचे आया, जब नीचे आएगा वो इस टर्बाइन को रोटेट करवाएगा. टर्बाइन रोटेट होगी, टर्बाइन क्या करेगी, रोटेट होने के बाद वो जनरेटर के साथ जाएगा and then it will generate electricity. And this is the wave energy. जी जापान की है ये पिक्चर. अब इन्होंने कितनी सारी टर्बाइंस लगाई, जब वेव आएगी तब वो वेव क्या करेगी, इन सारी टर्बाइंस को रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. So these are the pictures which shows how ocean energy can be converted into electrical energy. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ बायोमास एनर्जी या जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं. पहले हम पढ़ते हैं बायोमास क्या होता है. इट इज़ डिफाइंड एज लिविंग मैटर और इट्स रेजिड्यू. जितने प्लांट्स एनिमल्स डेड डिकेइंग हो जाते हैं उसके बाद जो उनका डेड रिमेन्स बच जाती हैं उसको हम बायोमास बोलते हैं. एंड इज़ रीन्यूएबल सोर्सेज. क्यों रीन्यूएबल, क्योंकि ये तो प्रोड्यूस होता रहेगा जितनी देर अर्थ जो है यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स का सर्वाइवल. इट इंक्लूड्स ऑल द न्यू प्लांट ग्रोथ. इससे क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है. एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेजिड्यूज, इसमें ये चीज़ें होती हैं. अब कौन से रेजिड्यू, बायोगैसेस, डार्क सी डस्ट, वुड सेविंग्स, रूट्स, एनिमल ड्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं इनमें. कार्बनेशियस
वेस्ट, कार्बन जिसमें होता है, जैसे सीवेज का वेस्ट, गार्बेज का वेस्ट, नाइट सॉइल। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक एफ्लुएंट, जितना भी हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारा इंडस्ट्री से निकलता है, हमारे घरों में से निकलता है, वेजिटेबल्स की छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, वो सारे इसमें आते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ कन्वेंशनली यूज्ड फ्यूल, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अभी तक जो हमने पहले किए थे दे वर नॉन कन्वेंशनल। काउडंग केक्स, नॉन कन्वेंशनल के साथ साथ कन्वेंशनल एक हाइड्रो एनर्जी भी है। बायोमास इज ऑल्सो कन्वेंशनल, हमने डिस्कस किए थे कौन से कन्वेंशनल कौन से नॉन कन्वेंशनल। अब इनमें आ जाते हैं काउडंग केक्स, फायरवुड, कोल, चारकोल एक्सेट्रा। अब ये तो है बायोमास। अब बायोमास से बायोगैस बनती है, और बायोगैस कैसे बनती है वो डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। बायोमास की जब डीकम्पोजिशन करेंगे, कैसे करेंगे, उसको अर्थ के नीचे दबा के। अब अर्थ के नीचे दबाएंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो नहीं होगी उसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब किसी चीज़ में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम कोई रिएक्शन करते हैं हम उसको बोलते हैं एनारोबिक। तो दिस इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बायोगैस का जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ व्हाट, मीथेन गैस। सो नेक्स्ट है बायोगैस प्लांट्स। बायोगैस प्लांट्स क्या हैं, एनिमल डंग, सीवेज, क्रॉप रेजिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट, पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स एक्सेट्रा आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस इन बायोगैस प्लांट। ये कैसा होता है हम डिस्कस करेंगे। पहले हम उसकी एडवांटेजेस देखते हैं, बायोगैस की क्या क्या एडवांटेजेस है। अब बायोगैस प्लांट इज़ क्वाइट सिंपल, कैन ईजली, ये विलेजेस में बड़ा पाया जाता है, easily built in rural areas. A small plant using dung from 3 to 4 heads of cattle is capable of supplying biogas. मतलब 3 से 4 अगर कैटल मतलब अगर आपके पास काउज या बफलोज हैं 3 से 4, तो आप उनके वेस्ट के साथ इसको ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो, और 6 घंटे रोज़ अगर कुकिंग करनी है इतनी गैस प्रोड्यूस हो सकती है। बायोगैस इज़ अ क्लीन फ्यूल that burns without smoke and leaves no ash. तो ये इसकी एडवांटेज है। The main constituent of biogas, that is methane, has a high calorific value. The spent slurry, जो बाकी का स्लरी बच जाता है, being rich in nitrogen and phosphorus, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस रिच होते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, is used as a good manure, तो उसको हम एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं in our fields. By using biogas, firewood is saved and deforestation is reduced. जितना हम बायोगैस यूज़ करेंगे हम उतने पेड़ कम काटेंगे तो डिफॉरेस्टेशन उतनी कम होगी। अब कंपोजिशन ऑफ बायोगैस किसकी बनी है, 75% मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड 22% एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस सच एज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बहुत कम क्वांटिटी में है। मीथेन इज़ अ हाई वैल्यू क्लोरोफिक फ्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इनर्ट गैस, ये नहीं कंबाइन करेगी, ये रिएक्ट भी नहीं करेगी, बट जो मीथेन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। नाउ दिस वाज द बायोगैस। अब हम इसका प्लांट देखते हैं कैसा होता है, लेट अस सी दैट। सो दिस इज़ द बायोगैस साइकिल। अब इसमें क्या करें, देखो ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ से लिया, उसको क्या किया, एनारोबिक डाइजेशन की उसकी। अब क्या किया, इसको फर्दर कहाँ से पास करवाया, बायोगैस, यहाँ से बायोगैस निकलेगी जब एनारोबिक डाइजेशन होगी उसकी। अब जो यहाँ से स्लरी बच जाएगी वो एज ए बायो फर्टिलाइज़र यूज़ हो जाएगी, जो गैस निकलेगी वो नेचुरल गैस पाइपलाइन में चले जाएगी, और ये इनडायरेक्टली कहाँ जाएंगी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। क्यों, क्योंकि हम इस बायोगैस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज़ कर सकते हैं और गैस की तरह भी यूज़ दो बनाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी उससे, या नेचुरल गैस को हम लोग एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं घरों। अब होगा क्या, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से जो निकलेगी वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होगी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट मेक देयर ओन फूड। अब ये फूड बनाएंगे, एनर्जी फ्रॉम द क्रॉप्स किस में जाएगी, इनडायरेक्टली हमारे में ही जाएगी ना, और हम फिर ऑर्गेनिक वेस्ट यूज़ करेंगे। तो ये साइकिल जो है बड़ा इजी है और ये चलता रहता है इस तरह से। सो दिस इज़ द बायोगैस साइकिल। नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी।
न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? अ रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम का जो न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, अंडरगोज अ चेंज टू फॉर्म अ न्यू एटम, उसमें चेंज आएगा, न्यू एटम बनेगा, एंड रिलीजेस एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या चेंज आता है वी विल डिस्कस। और इसके साथ होगा क्या, बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। दो तरह की न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दो तरह से हमें एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जा सकती। दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर हीट जनरेशन, फ्यूल फॉर मरीन वेसल्स, जितने मरीन वेसल्स हैं उनके लिए ये एक फ्यूल की तरह काम करती है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एनर्जी। द अल्टरनेटिव सोर्स, अब क्या है, हाइड्रो एनर्जी अगर हमें नहीं मिल रही, सोलर नहीं मिल रही, तो ये क्या है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए अल्टरनेटिव सोर्स, क्योंकि कोल पेट्रोलियम तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, पर ये तो ख़त्म नहीं होगा, इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। अगर फॉसिल फ्यूल डिप्लीट हो रहे हैं तो हम इसको एज ए अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल, अगर इतना सा फ्यूल लें हम इसमें तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट लीकेज, इसमें से बहुत वेस्ट निकलता है, न्यूक्लियर रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस अगर बॉडी में चले जाए तो इट विल हार्म आवर जीन्स, बहुत सारे जीन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ जाती है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को अफेक्ट करेगी। हाई कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ न्यूक्लियर प्लांट, बहुत ज़्यादा महंगा होता है न्यूक्लियर प्लांट बनाना। पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि रेडिएशंस निकलेंगी तो एनवायरनमेंट तो पोल्यूट होगा। सो अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। फ्यूजन मीन्स तोड़ना, फ्यूजन मीन्स जोड़ना। फ्यूजन मीन्स हमने किसी एक एटम को तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, डिकम्पोज करना, और फ्यूजन में हमने दो छोटी छोटी चीज़ें लेके उनको कंबाइन करवाना और सिंगल चीज़ बनाना। सो फ्यूजन इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर। फ्यूजन इट इन्वॉल्व्स बाइंडिंग ऑफ टू न्यूक्लियस, इसमें हमने छोटे छोटे दो को कंबाइन करना, बाइंड करना। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, इट इज़ अ चेन रिएक्शन। फ्यूजन क्या फर्दर चलती रहती है, एक बारी स्ट्राइक कराया, एक बारी तोड़ा किसी एटम को, वो फर्दर हुआ, ब्रेक हुआ, फिर वो फर्दर फिर रिएक्ट करेगा, फिर रिएक्ट करेगा, ये चेन चलती जाएगी। कैसे ही मैं बताती हूँ। बट न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ नॉट अ चेन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हमारे सन में हो रही है। कैसे हो रही है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रही है वहाँ पे और हीलियम प्रोड्यूस कर रही है विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसमें सन जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इट इज़ कैरिड आउट बाय बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स ओवर अ हैवी न्यूक्लियस। एक हैवी न्यूक्लियस लेके उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट, मतलब उसको स्ट्राइक करवाना पड़ता है। इट इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर सन में जैसे है तभी ये दोनों कंबाइन करते हैं स्मॉलर न्यूक्लियस। इट इज़ अ कंट्रोल्ड प्रोसेस। फ्यूजन तो हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट बन सकते हैं, पर फ्यूजन जो सन में हो रहा है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इट प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी दैन न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन से ज़्यादा फ्यूजन एनर्जी प्रोवाइड करती है। फ्यूजन प्रोडक्ट्स आर हजार्डस, फ्यूजन से जो प्रोडक्ट निकलते हैं दैट आर हजार्डस, बट जो फ्यूजन से निकलते हैं दैट डू नॉट कॉज पोल्यूशन। सन से कोई हमें पोल्यूशन नहीं हो रहा, बट जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स यूज़ करते हैं उससे रेडिएशन निकलेंगी और हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होगा। सो दिस इज़ अ पिक्चर यू कैन सी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब यहाँ से देखो बहुत सारी रेडिएशंस जो हैं वो इन्वायरमेंट में जा रही, और इन्वायरमेंट में जाएगी तो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा। बट ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, बट हमें एनर्जी तो प्रोड्यूस करता है पर इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक तरह का नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको बहुत कम यूज़ किया जाता है बिकॉज इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ दिस, ये है न्यूक्लियर फिजन। फिजन कैसे करना है, मैंने बोला फिजन मीन्स तोड़ना। अब यहाँ पे देखो ये न्यूट्रॉन लिया, ये टारगेट न्यूक्लियस लिया बड़ा, यहाँ पे हम यूरेनियम का लेते हैं मोस्टली, यूरेनियम का कोई आइसोटॉप ले लिया, न्यूट्रॉन को यहाँ स्ट्राइक कराओगे, व्हाट विल यू सी, न्यूट्रॉन टूटेगा बेरियम और क्रिप्टॉन, ब्रेक हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन।
अब बेरियम क्रिप्टॉन तो टूट गए, छोटे पार्ट हो गए, पर इसके साथ 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन फिर आगे तोड़ेंगे उसको, यूरेनियम को, क्योंकि हमने एक एटम तो लेना नहीं, हमने एक पार्ट, एक कितने सपोज 10 ग्राम ले लिया यूरेनियम, तो हमने वो फर्दर उसको, ये चेन चली जाएगी क्योंकि न्यूट्रॉन तो प्रोड्यूस हो ही जा रहे हैं और वो फर्दर रिएक्ट कर ही जाएंगे। जब वो रिएक्ट कर ही जाएंगे तो एनर्जी भी प्रोड्यूस होती जाएगी और ये चेन की तरह आगे आगे चलती जाएगी। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। नाउ अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो यूरेनियम 235 आइसोटोप लिया, एनर्जी निकली, लाइटर एलिमेंट्स निकले, ठीक है। अब ये जो इसमें से न्यूट्रॉन निकलेंगे 3, उसमें से एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, आगे फिर स्ट्राइक करेगा। एक न्यूट्रॉन तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, 2 ये फिर रिएक्ट करेंगे आगे यूरेनियम से। तो ये जो है एक तरह से चेन चलती जाएगी। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होती है। ये लाइटर न्यूक्लियस पहले बनाएगा, फिर उसके बाद और लाइटर, मतलब छोटे 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 पीसेस में उसको तोड़ता जाएगा। सो दिस इज़ द न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हम आते हैं फ्यूजन पे। सो फ्यूजन में क्या है, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है, हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स हैं। जब ये कंबाइन होंगे, फ्यूज़ होंगे सेंटर में, देन दे विल फॉर्म हीलियम, और साथ में क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन, और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। पर इन दोनों को कंबाइन कराने के लिए भी बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, जितना सन में प्रेजेंट है, दैट इज़ नियर अबाउट 10⁻7 केल्विन। इतना हाई टेम्परेचर जब इसको मिलेगा तभी ये कंबाइन करेंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल consequences ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी। अब क्या हो रहा है, एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही, जितनी हमारी अर्थ डेवलप होगी, जितनी हमारे इंडस्ट्री डेवलप होगी, उतना ही हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो अब क्या करें, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस एसिड रेन। अब फॉसिल फ्यूल जितने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उतना एयर पोल्यूट हो रहा है, पोल्यूट होगा तो उससे एसिड रेन होगी। एसिड रेन कैसे होती है, जो हमारे एसिड्स फॉर्म हो जाते हैं एयर में, कैसे फॉर्म होंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके साथ जब वाटर वेपर्स जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और वो जब पानी के साथ, रेन के साथ नीचे आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। और वो क्या करती है, हमारे प्लांट्स, क्रॉप्स, सॉइल, एक्वेटिक लाइफ सबको क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। जितना फॉसिल फ्यूल जैसे कार्बन बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बढ़ता जा रहा है, हमारे अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इज़ डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। हमारा जो इकोलॉजी है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो ज़्यादातर हाइड्रो पावर प्लांट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो सारा हमारा इकोलॉजी, जो उसके अंदर एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स हैं, या वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है, एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, वो सारे डैमेज होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अफेक्ट होते जा रहे हैं ड्यू टू हाइड्रो पावर प्लांट्स, जिनको हम डैम्स बोलते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर इंक्रीजिंग रेडियो एक्टिविटी इन द एनवायरनमेंट। मैंने बताया जो न्यूक्लियर एनर्जी है जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उससे रेडिएशन निकलती है और वो रेडिएशंस एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। अब इनमें कुछ फ्यूल्स हम कहते हैं कि क्लीनर हैं, जैसे सीएनजी को क्लीनर फ्यूल बोला जाता है, हाइड्रोजन को क्लीनर फ्यूल बोला जाता है। पर हाइड्रोजन क्या है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है तो हार्मफुल तो है। तो रॉकेट फ्यूल्स में हम मोस्टली हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल सेल यूज़ करते हैं। और वो क्लीनर क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन में होता क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब कंबाइन करता है तो क्या होता है, वाटर बनता है, एंड वाटर हमारे एनवायरनमेंट को कभी भी पोल्यूट नहीं करेगा। सो नीड फॉर एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ बॉडी। अब हमारी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो इट मीन्स एनर्जी के लिए हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब वो प्रोड्यूस हम किस प्रोसेस से करते हैं, रेस्पिरेशन से। सो हमारी बॉडी को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी कंट्री को, सबको एनर्जी की ज़रूरत है। और द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। चाहे वो हमारी बॉडी है, चाहे एनिमल्स की है, मशीनरी बॉडी है, उनको भी एनर्जी चाहिए तभी वो वर्क करेंगे। तो वो एनर्जी तभी मिलेगी जब सोर्सेज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम लोग
यूज़ करेंगे दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. So this chapter is all covered. Now you can solve the in-text questions and back exercise. If any problem, you can send me in the comment box. I will reply it. Till then, thank you so much. Keep watching our video and sharing with your friends. Keep sharing with our friends. Thank you so much.